हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई बार डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 नवंबर है, तो आइए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए शुरुआत में ही, तो उसको लिख के आपको आई बार आंसर रिव्यू ग्रुप है वहाँ पर अपलोड कर देना है टेलीग्राम चैनल पर। तो आज का कोटेशन है महात्मा गांधी जी का, पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। पॉवर्टी की बात हो रही हो ऐसे राइटिंग में या फिर जीएस पेपर 4 में, तो वहाँ पर आप इन कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। दैट पॉवर्टी इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बता दूं। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दोनों पर ही आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके अलावा एक और आर्टिकल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास करके जो पहला वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्रीकल्चर बेस्ड, उसमें बहुत सारे डाटा एंड फैक्ट्स हैं जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे आज, तो ध्यान से सुनना है, नोट्स वगैरह बनाते रहने हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल है नो शुगर कोटिंग। जीएस पेपर 3 से एसोसिएट करेंगे कि जो गवर्नमेंट के अभी डिसीजंस हैं वो किस तरीके के हैं, कितना हेल्पफुल हो जाएंगे आगे के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या कुछ कहा गया, पहले तो प्रेजेंट जो अभी कंडीशंस हैं, अभी जो डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में चर्चा है। दिस मैगजीन अप्लाइज नॉट जस्ट टू रिसेंट प्रोडक्शन लिंक्ड incentives scheme whose basic intent manufacturing investment in sector where India already enjoys or has potential comparative advantage। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर इंडिया के पास थोड़ा आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी एडवांटेज है। लाइक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इस स्कीम में, जो हेल्प की जा रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो इंडिया का जो अपना बेसिक इंटेंट है, दूसरा टाइमिंग्स है। टाइमिंग किस तरीके की है, जब बाकी लोग चाइना से दूर जा रहे हैं, लाइक जैसे कि चाइना को लेकर के एक कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है, तो अगर कंपनी वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है तो उसमें ये जो टाइमिंग है इसका कैसे यूज़ कर सकता है इंडिया। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, प्रोवाइडिंग अप टू the 6% payment on incremental sale cannot be faulted. So the real test lies in what is happening to existing scheme. This newspaper has reported on incentives given to sugar mill for export notified last September. तो अब शुगर मिल पर ये जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके पहले और जो इंसेंटिव्स को सरकार ने अनाउंस किया है, जैसे कि आपको याद होगा फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सब्सिडी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको माफ़ किया गया है, तो उसकी सब्सिडी को लेकर के भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेम गोज़ फॉर अ 4 million ton शुगर buffer created in August 2019, wherein the center was to bear the entire interest the entire interest and storage cost of this stock held in mill for a year। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे कि सरकार जो है वो अपने आप को एक तरीके से हेल्प कर रही है, चाहे वो शुगर मिल पर हो या फिर फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को हो, तो हेल्प करने की कोशिश करें। इसका क्या फ़ायदा होगा, इन शॉर्ट ये समझने वाली बात है यहाँ पर। इफ़ मनी इज़ नॉट पेड अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन विच बिजनेस डिसीजंस आर टेकन in this case by sugar mill, it raise larger question on policy credibility। तो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है क्रेडिबिलिटी का, मुद्दा है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो सरकार कह रही है इस स्कीम्स के थ्रू अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा। जो इंसेंटिव देने की बात कही जा रही है, जो प्रॉमिस किया जा रहा है, अगर उसको नहीं कंप्लीट किया जाएगा तो क्या होगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच हैज़ अराइजन नाउ डेज। उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। दैट फॉरगॉट द इंडस्ट्री, द शुगर इंडस्ट्री। अभी क्या है कि आप जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल में इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा है गवर्नमेंट के सामने, रेवेन्यू हर जगह से कम आ रहा है। हालत ये है कि अगर आप अभी अपकमिंग जो पॉसिबिलिटीज़ और जो प्रोमिसेस हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो इवन जो कंपनसेशन ड्यूज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसको भी सरकार नहीं दे पाई है, ये बोल करके कि उनके पास रेवेन्यू की कमी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट
अब ये जो नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ अलोन अमाउंटेड नियरली ₹3 लाख करोड़। अब यहाँ पे जो सरकार, अगर हम ओवरऑल जो सब्सिडी देने की बात कह रही है सरकार, उसमें देखते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल के आता है, और उस चीज़ को वो कैसे कंप्लीट करेगी अगर उनके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो। और इसके अलावा जो ऑलरेडी ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नाउ दैट गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर ऑन द मेंट, द फोकस शुड बी ऑन क्लियरिंग ओवर ड्यू पेमेंट एज मच एज ऑन अनवेलिंग फ्रेश स्पेंडिंग प्रोग्राम्स। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए जो प्रोग्राम्स हैं, नए स्कीम्स के थ्रू उन पर स्पेंडिंग करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरऑल मैनेज किया जाता है, जो आप पहले के ड्यूज़ हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, जो स्टेट का आपने रेवेन्यू रखा हुआ है कंपनसेशन वाला उसको प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। हालांकि जो स्टेप्स लिए जा रहे थे फर्टिलाइज़र सब्सिडी को लेकर के, जो स्टेप लिया वो काफ़ी वेलकमिंग था। एंड इफ़ नॉन रीपेमेंट ऑफ डेट इज़ ट्रीटेड एज सॉवरेन डिफ़ॉल्ट, द सेम लॉजिक आउट गो यूज टू नॉट आवरिंग एंड कमिटमेंट एटलीस्ट दोज मेड ऑन द पेपर। तो इन शॉर्ट वही है कि जो पेपर पर बातें कही जा रही हैं अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो बात वहीं आ जाएगी, फिर मिसट्रस्ट की बात आ जाएगी, और ये जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास उसको गेन करना चाहिए। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन पर, और यहाँ पे जीएस पेपर 2 में भी इसको रख देंगे, जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगा, एनवायरनमेंट में खास करके पोल्यूशन वाले सेक्शन में। और क्या कुछ स्थिति है, सही मायने में क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स इसमें ले सकती है, ये सारे सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। सो हजार्डस एयर कंडीशन है, यू ऑल नो, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर दिल्ली की बात की जाए तो। अब इसमें कई सारे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का इतना ख़राब होने के पीछे का कारण है वो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं है बल्कि दिल्ली के आसपास के एरिया से भी आता है। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, फायर क्रैकर्स को बैन किया गया दिवाली पर, ठीक है। उसके बाद जैसे कभी ऑड वन आउट वाला ऑप्शन आ जाता है, ऑड इवन वाला ऑप्शन आ जाता है, तो अलग अलग चीज़ें जो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती रहती है। नाउ द फॉर्मर हैज़ सेट अप अ न्यू कमीशन चेयर्ड बाय द रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सपर्ट विद द गवर्नमेंट अकेडमी एंड सिविल सोसाइटी। तो एक कमीशन भी बनाया गया, इसको चेयर कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं। तो किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है इसमें? सो कमीशन वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल इफ़ मैटर ऑफ हजार्डस एयर क्वालिटी वॉज ब्रांड न्यू एंड नीडेड डिस्कशन डिलिबरेशन टू गेट द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम एंड टॉप ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने कहा, इसके सोर्स कई सारे हैं, ये किसी एक सोर्स से ये पोल्यूशन जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसमें फायर क्रैकर्स को बैन किया गया एंड द प्रॉब्लम्स बट लाइक द ऑड इवन प्राइवेट व्हीकल्स स्कीम्स इट विल नॉट सॉल्व इट। तो बहुत सारे ऑप्शंस लिए गए, आपने दिवाली पर पटाखों को बैन किया, ऑड इवन को भी इवन चलाया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक इससे सॉल्व नहीं हो पाई है। तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है, अगर कैजुअल प्रॉब्लम पर ध्यान दें तो एक तो स्टबल बर्निंग है, जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में पराली वगैरह जलाए जाते हैं, और दूसरा है कि वैसे तो कई सारे कारण हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, स्मोक का प्रॉब्लम है, और एक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक चॉक क्रिएट हो जाता है एनसीआर रीजन में हर साल, ये ड्यू टू स्मोक, जो वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, स्मोक और फॉग मिलकर के कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर देती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बहुत मुश्किल है? क्या नहीं ढूंढा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, इसका सर्टेन सॉल्यूशन है, लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिकली किया जाए तो। सो क्लियर इकोनॉमिक इंसेंटिव टू बर्न देयर क्रॉप स्टबल। तो ये जो क्रॉप स्टबल्स हैं, जो स्टबल बर्निंग होती है, अगर हम उनको बर्निंग करने में उनको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको रोक दें। दूसरी चीज़, अगर वो क्रॉप स्टबल को बर्निंग नहीं करते हैं तो अगर उनको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, तो पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं,
उनको स्टबल बर्निंग करने से रोका जा सकता है। एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू डिस्पोजिंग द स्टबल इम्पोज अ कॉस्ट ऑन द फार्मर विच दे आर नॉट विलिंग टू बियर, क्योंकि अगर वो पराली को जलाएंगे नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कहीं पर उसको बेचना पड़ेगा, उनको दूर ले आके फेंकना पड़ेगा, उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो दूसरा जो मेथड है उसको स्टबल को डिस्पोज करने का, उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो किसान हैं, इसलिए उनको बेहतर लगता है उन स्टबल्स को जला देना, वहीं खेतों में ही जला देना। इससे उनका मानना है कि इससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है और उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं लगती इस चीज़ की। तो लेकिन उसका इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा आ रहा है। सो द फार्मर डू नॉट बियर द इंटायर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ फ्रॉम द एक्शन। तो फार्मर्स के द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में, इसकी वजह से कि लोग आज टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसको लेकर के उनको इतना ज़्यादा वो इस बात को लेकर के एक्शन में नहीं है, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ा रीज़न है कि वो क्यों क्रॉप स्टबल को जलाते हैं खेतों में, राइट। सो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, 1991 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रोनाल्ड कोएस। और उन्होंने क्या कहा है दैट 1960 में उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया था दैट इफ़ प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज देन इवन व्हेन देयर इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी created by one of their action they can bargain to an efficient outcome। समझ में आ रहा है कि अगर आप दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी का वैसे ही बंटवारा करते हैं और उसके बाद अगर किसी एक के साथ कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं तो फिर दोनों मिलकर के आपस में उसको ठीक से सुलझा सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार्गेनिंग करने को कहा जा रहा है कि आप किसानों के साथ बार्गेनिंग कीजिए। आप कैसे बार्गेनिंग करेंगे, उनकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको हेल्प नहीं करेंगे और फिर भी आपको हेल्प करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द की अजम्पशन वॉज द प्रेशर ऑफ वेरी स्मॉल एंड ज़ीरो ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट इन अ बार्गेनिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, तो कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशंस यहाँ पर बताए गए हैं, मार्केट सॉल्यूशंस बताए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन रियल वर्ल्ड हैव also led some economists to argue that externalities required government intervention, market cannot solve them। तो सिर्फ मार्केट से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है बल्कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आखिर गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। यहाँ पे अगर आप इस पूरे आर्टिकल का हेडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ चार्ज लिया जाए, जो लोग हैं उनसे चार्ज लेकर के किसानों की मदद की जाए। सो दिल्लीज एयर क्वालिटी, द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर। सो आइडियली दे वुड बार्गेन, बी एबल टू बार्गेन इन द वे दिल्ली रेसिडेंट कुड कंपनसेट। तो अब दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहे हैं, अब वो कंपनसेट करें जो पंजाब में रहने वाले किसान हैं, हरियाणा में रहने वाले जो किसान हैं, उनको वो स्टबल को जो क्रॉप स्टबल है उनको डिस्पोज करने का जो ऑल्टरनेटिव मेथड है उसमें उनको मदद करनी पड़ेगी। तो एक तरीके का बार्गेन हो जाएगा यहाँ पर। बट ऑब्वियसली गिवन अ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड बी prohibitive and people may choose to be free ride। सो ऐसे में बार्गेन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे और क्या ऑप्शन हो सकता है, दिस इज़ नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व बट फोर। यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर के ऐसा नहीं कर पाए, जैसे कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ही चाह ले तो ऐसा हो जाएगा, बल्कि सारी जो गवर्नमेंट इसमें है उन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। द मैटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इज़ एसेंशियली अ स्टेट सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर आपको पता है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें कौन हेल्प कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर सकते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सेंटर टू डायरेक्टली इंटरवीन। वहीं पे अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, वो डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो पंजाब हरियाणा के गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उनको ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। And the elected government of Punjab Haryana don't have incentive to either ban, to practice or compensate।
द फार्मर। अब सेम बात आती है, अभी तक तो हम फार्मर की बात कर रहे थे, लोगों की बात कर रहे थे, अब अगर आप सरकार की बात करें तो अगर पंजाब और हरियाणा में मान के देखिए, अगर वहाँ पे जो सरकार है उन्होंने बैन कर दिया स्टबल बर्निंग को, तो क्या होगा, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको चुना जा रहा है, अब कल के डेट में फिर उनको वोट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है वो नहीं निगोशिएट हो रही, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो कोई इंसेंटिव नहीं होने की वजह से ऐसा कोई बैन इम्पोज वो नहीं कर रहे हैं, भले ही इन्वायरमेंट का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अल्टीमेटली क्या बचता है, अल्टीमेटली बचता है कि फिर यहाँ पे एक निगोशिएशन होना चाहिए, एक जो हमने फॉर्मर इकोनॉमिस्ट की बात की थी, एक बार्गेन यहाँ पर होना चाहिए। जो लोग हैं दिल्ली में रहने वाले जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनको इसमें आगे आना पड़ेगा। क्लीन एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लीन एयर के लिए एक सेस लगाया जाना चाहिए। ये कौन इम्पोज कर सकता है, तो इसको दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, यानी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो अब इसमें फंडिंग करेंगे, क्लीन एयर सेस के नाम पर वो फंड देंगे, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब हरियाणा में रहने वाले जो किसान हैं वो क्या ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं क्रॉप स्टबल बर्निंग का, क्रॉप स्टबल को डिस्पोज करने का, वो उसको हेल्प करेगा। दो स्टेट गवर्नमेंट कुड बी इंटरमीडिएरीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर फार्मर। अब यहाँ पे जो पंजाब हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हेल्प कर सकते हैं सुपरवाइजरी तौर पर, वो यहाँ पे बीच में निगोशिएट कर सकते हैं। अब एक और सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है, तो दिल्ली के पीपल के बिहाफ पर वो इंटरवीन कर सकती है। इसमें एक जो फंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाए पंजाब हरियाणा में डायरेक्टली टू डिस्पोज स्टबल इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर। तो कैसे वो स्टबल को डिस्पोज कर सकते हैं, इसको इम्पोज करने के लिए वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। तो ये कुछ सुझाव दिए गए हैं इसमें कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई, इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, और इसमें मदद इन चारों राज्यों को लेनी होगी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सबको मिलकर के इसके लिए काम करना होगा। एक निगोसिएशन करना होगा लोगों के बीच में और सरकार के बीच में। कैसे आप टैक्स का ट्रांसफ़र करते हैं, फंड का ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सब एक जो रोनाल्ड क्वास का था, ये स्टेटमेंट था मार्केट सेटलमेंट के ऊपर बार्गेन करने वाला, उसको हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए बहुत सा सुझाव है ये, इसको आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में कि कैसे आप इस सुझाव को यूज़ कर सकते हैं। अगला हम आर्टिकल देखने जा रहे हैं, स्पॉट द सीड ऑफ ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर एसोसिएट करेंगे, बिकॉज इसमें एग्री बेस्ड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरुआत की गई है भारत के जीडीपी से। आपको पता है बहुत ज़्यादा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अभी स्थिति ये है कि कैसे उसको 3.4% से बेटर किया जाए अभी। तो क्या एग्रीकल्चर के पास वो पोटेंशियल है कि भारत की जीडीपी को आज बेहतर किया जा सकता है? आज इतने बड़े क्राइसिस में जब हमारी इकोनॉमी है और रिसेशन का संभव पीरियड है, तो क्या एग्रीकल्चर के पास वो पोटेंशियल है कि वो यहाँ की इकोनॉमी को बेहतर बना सकता है? उसी पर ये पूरी चर्चा होने वाली है। 15 to 16% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है कौन? एग्रीकल्चर। ये फैक्ट याद रखिएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, आंसर की शुरुआत में, कि एग्रीकल्चर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 15 to 16% ऑफ जीडीपी। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले लोग कितने हैं? बहुत सारे हैं, और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो रूरल सेक्टर में एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हालांकि ये अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया है और ये आगे और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। द बिगिन विद वी मस्ट रिड्यूस आवर प्री ऑक्यूपेशन विद प्राइसेस इन मार्केट टू फर्स्ट इंश्योर दैट more farmers produce enough surplus to gain from higher prices. Only 44% of irrigable area is irrigated. तो सिर्फ 44% ऐसे एरिया है जो कि इरिगेशन में है, यानी कि इरिगेशन पॉसिबल है भारत में। अदरवाइज़ बहुत सारी जगह पर क्या हुआ है कि ग्राउंड वाटर काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है और डिग्रेड हो रहा है। इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज स्पीडली देखने को मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर पे इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कैसे आप आज के समय में हायर यील्ड को पर फोकस कर सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर गोज इनटू इरिगेशन एंड इन ग्रॉसरी ओवर एक्सट्रैक्टेड। इन पंजाब
वाटर टेबल हैव बीन फॉलिंग ओवर 2.3 फीट पर ईयर। 2000 से लगातार पंजाब में जो वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है। इसको भी आप लिख सकते हैं, डाटा है, फैक्ट है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ वाला भी फैक्ट है कि 90% ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर गोज इनटू इरीगेशन। ये जो आपको मालूम ही होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में जो ग्राउंड वाटर है वो इरीगेशन में यूज़ होता है, ठीक है। By 2030, 65% of India's block will be over extracting groundwater। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि 2030 तक ये भारत में 60% ओवर एक्सट्रैक्टेड हो चुका होगा ग्राउंड वाटर, ठीक है। लेकिन अभी भी किसी को इस बात की सुध नहीं है। 86% ऑफ आर फार्मर कल्टिवेट 2 और लेस ऑफन फ्रैगमेंटेड। काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो बटे हुए हैं, फ्रैगमेंटेड हैं अलग अलग पार्ट्स में। और यहाँ पे हम वाटर जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है, इंटेंसिव जो क्रॉप है उसको यूज़ करते हैं, उगाते हैं, वीट, राइस, इन सब चीज़ों को, जहाँ पे ज़्यादा वाटर की खपत होती है। तो इससे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और इवन सरकार के द्वारा भी MSP उन्हीं क्रॉप्स पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से लोग जो हैं आज क्यों एग्रीकल्चर में इन्हीं क्रॉप्स को उगाना चाहते हैं। फार्म इनकम की बात करें तो काफ़ी लो है, वो मिलियन हैव फॉलन इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी कोविड-19 के बाद हमने देखा कि क्राइसिस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हालत है यहाँ पे इस समय में। एग्रीकल्चर कैन डू ह्यूजली बेटर इफ़ वी चेंज द वे वी फार्म। तो कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह हो सकता है अगर हम इसको यूज़ करने का तरीका बदल दें। अगर हम इसको एग्रीकल्चर में जो हमारे प्रोड्यूस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम चेंज करके जो लाइट सेक्टर्स हैं जैसे कि लाइवलीहुड, फिशरी, फॉरेस्ट, इन पर फोकस करें, नॉन फार्म रूरल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमी पर फोकस करें, तो काफ़ी अच्छा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं कि ये 46% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ डू वी चेंज द वे वी फार्म। अभी जो हम फार्मिंग करते हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो कई सारे सुझाव इन्होंने दिए। पहला तो ये है कि रीमॉडल किया जाए, इरिगेशन बेस्ड जो क्रॉप्स हैं उनको चेंज कर दिया जाए, और जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, रिचार्ज करें ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सबसे कम किया जाए, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये भी यहाँ पर उन्होंने कहा, इसको प्रमोट करें हैं भारत में। और ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी रेगुलेट करें। 2030 बहुत दूर नहीं, अगर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपका 65% तक एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको हमें रोकना चाहिए। 1999 के बाद 2009 तक का जो डाटा है ये गुजरात का है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ा है 9.6% तक, और उन्होंने काफ़ी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है एंड BT कॉटन का इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी बदलाव आया है। 10 to 15 ईयर्स गुजरात बिल्ड 0.5 मिलियन माइक्रो स्ट्रक्चर्स, चेक डैम्स, बर्न्स, ये सब वहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने काम किया। अगर हम मॉडल को देखें गुजरात के तो उसी तरीके से बाकी राज्यों में भी यूज़ किया जा सकता है। और माइक्रो इरिगेशन अगेन 2014 government study for 13 state found it significantly reduced water and fertilizer use। तो हम जैसा कि बाकी जगह पे देखा कि जब माइक्रो इरिगेशन का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें फर्टिलाइज़र की भी कम ज़रूरत पड़ती है, और जो वाटर का भी कम इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। 10% ऑफ इंडियाज़ क्रॉपलैंड हैज़ माइक्रो इरिगेशन और रेगुलेटेड इरिगेशन एक्सपेंशन। तो काफ़ी कम ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करते हैं, या माइक्रो इरिगेशन को या फिर रेगुलेट करते हैं इरिगेशन प्रोसेस को। ये बहुत कम है परसेंटेज में देखा जाए तो। दूसरा है एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग कैन सेव कॉस्ट, एम्प्लॉय मोर लेबर एंड रेजुवेनेट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम कैसे कॉस्टिंग को बचा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे हम जनरेट करें, रेजुवेनेट करें सॉइल को, ये सब भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद कुछ ये और डाटा फैक्ट है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि वी नीड मोर रिसर्च। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप हीट रेजिस्टेंस क्रॉप, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो कैसे आप बेटर एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये इन सब चीज़ों पर भी हमें फोकस करना होगा, और इसको भी एक रिसर्च बेस्ड
बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। चौथा है कि मोस्ट एसेंशियल इज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की भी हमें ज़रूरत है। कैसे? तो आवर फार्म आर टू स्मॉल। ऐसे तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं यहाँ के फार्म, यहाँ की जो लैंड होल्डिंग्स हैं उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको पूल किया जा सकता है, एक बड़े से एरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर उनका जो प्रॉफिट है उसको उनके हिसाब से बांट दिया जा सकता है। बट कोऑपरेटिव फार्मिंग फेल्ड इन 1960। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट भी की गई थी लेकिन ये फेल हो गया था। तो उसी तरीके के अप्रोच को और बेहतर ढंग से आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें केरला का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि केरला एक बहुत अच्छा एग्जांपल पेश करता है कैसे वहाँ पे लोग मिल करके काम करते हैं, लेबर पूलिंग हो जाती है, कॉस्ट शेयर हो जाता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ये केरला कई मामलों में आज एग्जांपल सेट करता है, चाहे एजुकेशन का हो, इवन एग्रीकल्चर का हो, हेल्थ के मामले में हो। तो हम केरला मॉडल को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने गुजरात के बारे में बात की, हमने केरला के बारे में बात की। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर। Okay, in group farming is specific to Kerala. वी हैव इमर्जिंग एग्जाम्पल इन बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड तेलंगाना। तो इन सारे जगह पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बिहार बंगाल में फार्मर जो हैं वो पूल कर लेते हैं अपना लैंड इनटू द कॉन्टिग्यूस प्लॉट, एक जैसा प्लॉट बना लेते हैं पूरा पूल करके, और वहाँ पे उन्होंने अभी ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रिक पम्प्स को यूज़ करना शुरू किया गया है, विच वॉज नॉट पॉसिबल विद स्कैटर्ड प्लॉट। अगर ये स्कैटर्ड रहेगा प्लॉट तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर हम पूरा पुल कर देंगे तो वहाँ पे फिर ये पॉसिबल हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, और सभी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लिख सकते हैं आंसर्स में। गुजरात के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, इन सब का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, और इवन पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा बताया गया है कि लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट, इन पर फोकस किया जाना चाहिए, जो 26% आज कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप लाइव स्टॉक को देखें, फिशरीज 8.5% करते हैं, 5.5% करते हैं, फॉरेस्ट 8.5% करते हैं टोटल ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्शन का। तो उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ये इनके सुझाव दिए गए हैं। फाइनली वी मस्ट स्ट्रेंथन फार्म एंड रूरल नॉन फार्म लिंकेज। तो इन दोनों पर फोकस किया जाना चाहिए। फार्म को स्ट्रेंथन किया जाए, नॉन फार्म जो लिंकेज है उस पर फोकस किया जाए रूरल एरिया में। ठीक है, जिस तरीके से बाकी और जगह पर किया गया है, जैसे पंजाब वगैरह में मशीनरीज, टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, फार्म टूरिज़्म काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम बाकी क्षेत्रों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग अच्छा पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भेजा कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है बहुत ज़रूरी होते हैं कई बार। और आप लोग आंसर भी लिखिए और वहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पर अपलोड कीजिए। सो थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।